हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूपीएससी वाला पे। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर अभिषेक श्रीवास्तव और आज हमारे साथ मौजूद हैं ईस्टर्न रेलवेज के दो सीनियर ऑफिसर। हमारे साथ हैं आईआरएस ऑफिसर मिसेस सुरभि अग्रवाल एंड आईआरपीएस ऑफिसर मिस्टर हर्ष कुमार गर्ग। स्वागत है आप दोनों का। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑफिसर होने के साथ साथ दोनों ही एक बहुत ही खूबसूरत कपल भी हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, जानते हैं कि हाँ ओवरऑल एज अ ऑफिसर ये लोग किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ सिविल सर्विस टॉपर इन लोगों ने किस तरीके से यूपीएससी क्वालिफाई किया। आइए शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विद सुरभि मैम। तो सुरभि मैम जो है आपकी जो तैयारी थी, मतलब कहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आई शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी? सीएससी का प्रिपरेशन करने का मन मेरा बचपन से ही था, मतलब 8th 9th क्लास में थी तभी मैंने मन बना लिया था। बट समहाउ मुझे ऐसा लगा कि पहले मुझे अपनी बैकग्राउंड एकेडमिक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन सीए कंप्लीट किया और उसके बाद मैं केपीएमजी में एज अ सीए काम कर रही थी। वहाँ मुझे ऐसा लगा कि अब एक टाइम आ गया है कि अगर मेरा ड्रीम है तो मुझे इसे परस्यू करना चाहिए। तो फिर दिल्ली में ही थी मैं, तो ये भी एक अच्छी बात थी, एक माहौल था यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मैंने यहीं पे अपनी जॉब से रिजाइन करके फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और ये किस साल की बात है लगभग? मैंने स्टार्ट किया था 2015 में। 2015 में। एंड सर आपकी भी सिचुएशन सिमिलर थी? नहीं, मेरी सिचुएशन बहुत ही अलग है जो सुरभि ने बताया उससे। मेरे बचपन का ड्रीम कभी नहीं था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं या आईपीएस ऑफिसर बनूं। हमेशा से था कि एक सीए बन जाऊं और उसके बाद फिर आगे की जर्नी कॉर्पोरेट लाइफ में ही बितानी है। But while I was working in Deloitte as a part of my internship in CA, I interacted with a lot of IRS officers because मेरा प्रोफाइल था डायरेक्ट टैक्सेशन। तो मैं झंडे वलान का जो टैक्सेशन ऑफिस है या जो आईटीओ का टैक्स ऑफिस है वहाँ पे कई बार जाता था और असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इवन कमिश्नर से मिलता था। तब मुझे पता चला कि ये जो लाइफ है दिस इज समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग। आई कैन ऑल्सो बी ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल इफ आई गेट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। सो वो जो मेरा इनिशियल जो था पॉइंट, जो स्ट्राइकिंग पॉइंट था, आई थिंक दैट वाज ड्यूरिंग माय टेन्योर एट डेलॉइट। तो आप केपीएमजी में थे, आप डेलॉइट में थे, आप भी सीए हो, आप भी सीए हो। तो ये क्या आप दोनों पहले से जानते थे, कॉलेज टाइम से जानते थे एक दूसरे को? नहीं, आई थिंक हमने कॉलेज बहुत ही अलग अलग स्टेट से किया है। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड सुरभि ने ग्रेजुएशन की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। वी मेट ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग डेज एट वडोदरा। We met in the National Academy of Indian Railways. That was when we met for the first time, and then after the journey started. Oh, great. Okay, so coming back to your prelims preparation, right? तो जो है एक फेज आता है कि शुरू कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और सोच रहे हैं आगे कभी तैयारी करेंगे, तो वो कैसे आपने स्टार्ट कैसे किया, वो स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है? प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए तो सबसे पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट करी थी और प्रीलिम्स तब अगस्त में हुआ करते थे। सो आई हैड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैंने मतलब जो बेसिक बुक्स होती हैं, कुछ अपने जो ऐसे फ्रेंड्स जिनके कुछ सीनियर्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की, उनसे हेल्प ली, कुछ बेसिक बुक्स उनसे ली, जिसमें लक्ष्मीकांत और हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा ऐसी कुछ बुक्स थी, उनसे कुछ बेसिक पढ़ना शुरू किया। और साथ साथ न्यूज़पेपर्स की रीडिंग मैंने डे 1 से शुरू कर दी। जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी करना है, उसी दिन से मैंने न्यूज़पेपर्स द हिंदू पढ़ना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में कम समझ में आती थी चीज़ें, बहुत टाइम भी लगता था न्यूज़पेपर पढ़ने में, बट आई स्टार्टेड इट फ्रॉम द डे 1 itself एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई जॉइंड अ कोचिंग। तो उसकी हेल्प से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। टेक्निकली दिस इज लाइक जनवरी टू अगस्त, अब आपके हाथ में 7 महीने थे और 7 महीने की प्रिपरेशन में आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। और नहीं, वो वाला प्रीलिम्स में अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, बट द नेक्स्ट वन आई डिड। तो वो प्रिपरेशन, मतलब मैंने अच्छी प्रिपरेशन करी थी, बट बाय अ मार्जिन ऑफ वेरी लेस मार्क्स आई कुडंट क्वालिफाई। बट दैट गिव मी सम वेरी गुड आइडिया कि यू नो हाउ टू अप्रोच द पेपर इन द एग्जामिनेशन। तो उससे मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया था। सो दैट वाज द थिंग। तो जो आपका फर्स्ट प्रीलिम्स था उसमें रफली आपके पास 7 महीने थे। नाउ दिस वाज अ टफ कॉल कि 7 महीने बहुत कम है यूपीएससी की तैयारी करने, कोई भी यही सोचेगा। व्हाट इज बेटर? आप अब सोचते हो कि हाँ उसी साल उसी प्रीलिम्स की तैयारी करना सही था या मुझे अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए थी? अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो देन 7 months कैन बी अ गुड टाइम टू डेडिकेटेडली स्टडी करके उसको देने के लिए। लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग अलॉन्ग साइड, तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी हरी करके एग्जाम ना देने की बजाय अगर नेक्स्ट ईयर अपेयर करेंगे तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज एक मिनिमम लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए बिफोर वी अटेम्प्ट दिस एग्जाम। तो ये चीज़ है, ये मेरा मानना है। कैन वी पुट अ नंबर की 7 महीने की तैयारी में देयर मस्ट बी यू कैन से कि चांसेस कि कितने % चांस है कि शायद क्वालिफाई भी हो जाता?
I would say there is a good 50% chance because I know people like now I have friends who are of all categories जिन्होंने बहुत preparation करी जिन्होंने बहुत कम preparation करी and when I talk to them I realize कि it was very much possible बस थोड़ा सा ये factor आ जाता है कि आपने कितना consistently पढ़ा जो पढ़ा अगर वो पेपर में आ गया lot of things matter कि the kind of guidance that you got the kind of material that you got and कितना strike rate हुआ prelims exam में तो अगर ऐसा है if everything fits well then it can very well be done it's fairly possible yes ओके आप कहते हो कि प्रीलिम्स आपका फोर्टे है, व्हाई? आई डोंट नो बट प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रही मतलब मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स को लेके हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी रीजन बीइंग कि मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा प्रेडिक्ट कर पाती थी कि क्या टॉपिक्स आ सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल पेपर है बट मुझे फिर भी एक आइडिया लग जाता था कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में या करंट अफेयर्स में भी एक नैक मुझे आ गया था प्रॉबेबली आउट ऑफ एक्सपीरियंस एक दो बार के एक्सपीरियंस के बाद कि हाँ इतना कुछ न्यूज़ आ रही है बट दिस इज़ द न्यूज़ विच कैन कम इन द पेपर या फिर इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करती थी एंड मोर और लेस ये स्ट्राइक करता था एग्जाम में तो शायद इस वजह से एंड आर्ट ऑफ एलिमिनेशन भी आफ्टर विद टाइम मतलब स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यही प्रॉब्लम हुई थी वो आर्ट ऑफ एलिमिनेशन नहीं समझ में आई थी सो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी डर के मारे उस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आई विच आई लेटर रियलाइज कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो वो सब चीज़ें विद टाइम विद एक्सपीरियंस जब मुझे आने लग गई तो मेरे लिए प्रीलिम्स एक रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन हो गया था एंड हर्ष जी आपने कैसे शुरू किया, वो स्टार्टिंग कैसे थी आपकी? तो मेरे पास जब मैंने शुरुआत की प्रिपरेशन की तो मेरे पास एग्जैक्टली 10 मंथ्स थे एंड बिफोर दैट आई वाज नील बटे सन्नाटा इन यूपीएससी आई वाज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर्स बिकॉज जब मैं सीए कर रहा था तो न्यूज़पेपर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी आई वाज ऑल इमर्स्ड इनटू सीए बुक्स तो जब मैंने सोचा तैयारी करने का तो दैट वाज सितंबर बिगनिंग एंड द प्रीलिम्स वाज इन द नेक्स्ट ईयर अगस्त आई गेस सो 10-11 मंथ्स थे हमारे पास एंड बट वन गुड थिंग वाज दैट कि मेरा जो ऑप्शनल था विच आई टूक एज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इवन सुरभीज कॉमर्स इज ऑप्शन इज द सेम वन वो हमारा 50% हो चुका था बिकॉज जो पेपर 1 ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है दैट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड इन सीए कोर्स तो वो जो एज था दैट गिव अस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक सुरभि वुड आल्सो एग्री टू दैट पॉइंट कि वो जो एज मिलता है दैट इज a very good edge for someone who has just started the preparation कि आपका 50% ऑप्शनल हो रखा है अदरवाइज ऑप्शनल को लेके बहुत लोग डर में रहते हैं कि क्या ऑप्शन सेलेक्ट करें उसमें कितने मार्क्स आएंगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी तो हमारा पेपर 1 कंप्लीट था वी ओनली हैव टू प्रिपेयर पेपर 2 तो पेपर 2 के लिए हमने जो भी रेलिवेंट मटेरियल था जो भी रेलिवेंट कोचिंग लेनी थी नहीं लेनी थी वो डिसाइड किया तो 10-11 मंथ्स में मैंने पूरा प्रीलिम्स पूरा मेंस और जो ऑप्शनल पेपर 2 का पार्ट था वो अच्छे से कर लिया and by God's grace I could clear all the stages in my first attempt itself. Awesome. तो यहाँ पे ऑप्शनल जैसे कि लोग कहते हैं कि ऑप्शनल चूज क्या करें तो आप दोनों लकीली रेडीमेड ऑप्शन था आपके पास कि हाँ हमारा तो यही सेट है एंड विल गो अहेड विद इट तो इसमें जो है लोगों को बच्चों को कैसे करना चाहिए पहले ऑप्शनल पढ़ना चाहिए फिर जीएस पढ़ना चाहिए या जीएस के साथ साथ ऑप्शनल पढ़ना चाहिए या जीएस खत्म करके फिर ऑप्शनल पढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करनी चाहिए जीएस की और ऑप्शनल की बिकॉज जीएस इज समथिंग विच विल नेवर फिनिश हम ऐसा कभी भी नहीं बोल पाएंगे कि हमारा जीएस का प्रिपरेशन फिनिश हो गई मतलब एक डिसेंट लेवल हो जाएगा बट वो अंदर से सेटिस्फैक्शन मतलब इवन नाउ अगर कोई मुझे कहे तो मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ मैंने बिल्कुल 100% कर लिया था वो दैट इज नेवर पॉसिबल आई थिंक तो इसलिए वी कांट वेट कि हम जीएस करेंगे फिर ऑप्शनल करेंगे एंड ऑप्शनल इज द गेम चेंजर नो डाउट तो इसलिए हमें साइमल्टेनियस प्रिपरेशन मेरे हिसाब से करनी चाहिए एंड काफ़ी लोगों के लिए तो ऑप्शनल से जीएस ओवरलैप भी करते हैं जैसे जिनके हिस्ट्री ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी ऐसे ऑप्शनल्स होते हैं फॉर अस दैट वाज नॉट द केस कॉमर्स का कुछ भी ऐसा पेपर ओवरलैपिंग नहीं होता जीएस से बट आई थिंक दैट इज इन अ वे गुड ऑल्सो क्योंकि जब हम जीएस बहुत पढ़ते हैं तो कई बार वो भी एक सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है तो अगर एक ऐसा ऑप्शनल मेरे पास है कि जो कि एक मुझे डिफरेंट तरीके से पढ़ना है एक डिफरेंट कंटेंट पढ़ना है तो वो भी एक अच्छी बात थी सो अगर ओवरलैपिंग जीएस है तो भी साथ में पढ़ना फायदेमंद है और ओवरलैपिंग जीएस नहीं आपका ऑप्शनल ऐसा है जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है तो भी साथ में पढ़ना फायदेमंद है क्योंकि वो एक मोनोटोनी को ब्रेक करता है हर जी कभी आपको ऐसा लगा कि जो है ओवरलैपिंग होता तो ज़्यादा फायदा होता ये सब्जेक्ट मुझे पहले से बहुत डीप आता होता? ये लगता अगर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता बट क्योंकि एवरीथिंग वेंट वेल सो आई थिंक कि मुझे अलग ऑप्शनल होने का नुकसान नहीं हुआ बट इट्स ऑलवेज बेटर दैट इफ़ यू हैव दैट बैकग्राउंड सपोज कोई पब एड से है या कोई सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से है देन नेचुरली वो ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए देयर आर 2 एडवांटेजेस ऑफ इट एक तो आपने कॉलेज में ग्रेजुएशन में पढ़ लिया है या अगर आपने मास्टर्स किया पीएचडी किया तो अलग बात है तो अब तो बहुत एडवांस लेवल में पढ़ लिया आपने सेकेंडली आपको ओवरलैपिंग है जीएस से सो 2 एडवांटेजेस हैं इसके लेकिन अगर आपके ऑप्शनल डिफरेंट भी है आई थिंक उससे कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है आपके पास
if you're very much confident in your optional subject, if you can think that you can prepare well, score well, I think optional is something which you should stick to with your background subject, and ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि that could act as a disadvantage to you. ओके तो आफ्टर प्रीलिम्स जब जो है आपने मेंस स्पेसिफिक सोचा कि हाँ मुझे मेंस के लिए पढ़ना है, ओवरऑल व्हाट वाज योर अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू मेंस? My approach was that in the initial 5-6 months of my preparation, I completed my approximately 70-80% of the syllabus of GS, and उसके बाद I immediately started answer writing. एक दो क्वेश्चन रोज शुरुआत की ताकि एक फ्लो बना रहे, बिकॉज वी वर नॉट हैबिचुएटेड टू राइट यूपीएससी टाइप ऑफ आंसर्स जो हम सीए में लिखते हैं, दैट इज इंटायरली डिफरेंट, दैट इज मोर ऑफ फैक्चुअल और प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, बट यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है आंसर राइटिंग बिल्कुल डिफरेंट है. सो आई स्टार्टेड राइटिंग 1 or 2 आंसर्स, गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम माई पीयर्स, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, तो अच्छे फीडबैक आने लग गए. देन आई वाज कॉन्फिडेंट कि आंसर राइटिंग में अच्छा कर लूंगा. टेक्निकली आंसर राइटिंग आपने कब से शुरू किया? आंसर राइटिंग जैसा कि मैंने बताया कि माई प्रीलिम्स वाज इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, then considering that I started my answer writing in the month of January. January this year, the same year. Well, technically after 3 months of your preparation you started answer writing. When I got a hang of the syllabus, I started my answer writing. एक दो सवाल रोज डेली बेसिस पे लिखते थे. That continued for 2 months. उसके बाद as you know कि हमें प्रीलिम्स की एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन करनी होती है 3-4 महीने की, तो at that point of time I left my mains answer writing. बट वो जो मैंने 2 महीने का तैयारी किया था, एंड आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम माई फ्रेंड्स, फ्रॉम माई पीयर्स, सो वो मुझे कॉन्फिडेंस था कि व्हेन आई विल पिक अप अगेन आफ्टर द प्रीलिम्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम फ्लो. एंड देन इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, आई गॉट एनरोल्ड माई सेल्फ इन 1 टेस्ट सीरीज ऑफ 1 कोचिंग अकेडमी, एंड फिर वहाँ से मोमेंटम बनता गया. आई गॉट माई सेल्फ यूज टू राइट 20 क्वेश्चंस इन 3 hours. दैट आई यूज टू मेक अ डेली हैबिट दैट आई हैव टू कंप्लीट 20 क्वेश्चन इन 3 hours, नो मैटर व्हाट. तो मतलब आप मानते हो कि राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एक्चुअली क्वालिफाइंग? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें एक क्वेश्चन रखता है कि दीज डेज वी फाइंड दैट स्टूडेंट्स शुरू के 1-8 महीने में ही आंसर राइटिंग शुरू कर देते हैं. दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव द हैंग ऑफ द सिलेबस, व्हेन यू डोंट नो कि कौन सा सब्जेक्ट किससे लिंक्ड है, कौन सा टॉपिक किससे लिंक्ड है, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली आंसर्स विल नॉट कम ऑफ दैट ग्रेट क्वालिटी. That may act of a kind of demotivation to you. So students should be aware that when you are starting your answer writing, you should have completed 70-80% of your syllabus. Got it. At least core part खत्म कर देना चाहिए. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा जो है नॉलेज हो. या थोड़ा सा सब्जेक्ट से ब्रेक करते हैं. हिस्ट्री मैं जानना चाहूँगा, आप जैसे जो है हिस्ट्री क्या आपका सोर्स रहा, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर योर हिस्ट्री एंड कल्चर? तो हिस्ट्री एंड कल्चर में एक अच्छी बात थी दैट आई रियली लाइक द सब्जेक्ट्स. जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मैंने उसमें अच्छे से स्टडी करी, मतलब एनसीईआरटी से शुरू किया. व्हेन आई स्टार्टेड लाइकिंग, तो फिर मैंने बिपिन चंद्रा की इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर गांधी, वो भी पढ़ ली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. उतनी ज़रूरत नहीं है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई रेड दैट. तो उसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो गए थे. एज फार एज कल्चर इज कंसर्न, मैंने बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ ली, और उसके बाद एग्जाम से पहले मैं बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं, उनकी वीडियोस आती हैं, जैसे आपके मेडिवल इंडिया के वीडियोस मैंने फॉलो किए थे, तो और कुछ अच्छे एजुकेटर्स उनके कल्चर की वीडियो फॉलो कर लेती थी. तो इससे क्या है, जो मेरा वैल्यू एडिशन हो जाता था. एंड प्लस करंट अफेयर्स, अगर सपोज कहीं कुछ एक्सकेवेशन हुआ है, उसमें से कुछ निकला है, समथिंग लाइक दैट, तो उससे थोड़ा लिंक करके देख लेती थी कि कुछ आ सकता है क्या. बट अदरवाइज मतलब बिकॉज आई लाइक द सब्जेक्ट्स, तो मैं उसको पढ़ के थोड़ा वीडियो से वैल्यू एडिशन कर लेती थी. कमिंग फ्रॉम अ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो है जैसे हर्षी आप ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच कर रहे थे? क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा बोलते हैं कि हाँ थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच है या टेक्निकल है थोड़ा सा, तो हाउ डिड यू अप्रोच ज्योग्राफी? देखिए, ज्योग्राफी मैंने क्लास 6, 7, 8 के बाद कभी पढ़ाई नहीं, क्योंकि अपना फील्ड ही कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी रहा है, तो बिल्कुल उसमें ओवरलैपिंग कुछ है ही नहीं. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय ज्योग्राफी प्रिपरेशन, पीपल सेड दैट यू स्टार्ट विद एनसीईआरटी. तो 11th 12th के एनसीईआरटी तो ली, साथ ही कुछ पीडीएफ डाउनलोड करके क्लास 6 to 10 तक का वो मैंने स्क्रॉल डाउन कर लिया कि बेसिक समझ ले, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या वो भी भूल गए थे हम. तो 11th 12th की फिर एनसीईआरटी स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की, एंड मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगने लग गया. जैसे सुरभि ने कहा कि उनको हिस्ट्री अच्छा लगता था, बट मुझे ऑन द कॉन्ट्ररी ज्योग्राफी अच्छा लगने लग गया. तो ज्योग्राफी मुझे इंटरेस्ट बनने लग गया. अलॉन्ग विद एनसीईआरटी आई ऑल्सो बॉट जीसी लियोंग, दैट इज ऑल्सो वन गुड बुक. उसमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स मैंने पढ़ना शुरू किया, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने अपने रूम में पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया पेस्ट कर दिया था. तो जब भी कुछ भी रेफरेंस आता था कोई भी जगह का, तो मैं फटाक से जाके उस मैप में देख लेता था, पॉइंट आउट कर लेता था, और मेरी मैप वर्क काफ़ी अच्छी हो गई थी उससे, टू फाइंड आउट प्लेसेस, माउंटेन्स, रिवर्स,
मुझे एक्साइटिंग लगने लग गया था। इवन मैं पास टाइम में आज भी मैं मैप देखते रहता हूँ कि ये जगह कहाँ पर है, ये कौन से ओशन में है। हाँ, ये भी हो सकता है। दैट्स ट्रू, एक्चुअली मैप देखना इनका पास टाइम है। सो ओके, एंड व्हाट अबाउट पॉलिटी जो है, पॉलिटी आपने कैसे प्रिपेयर की? पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से ही प्रिपेयर की, उसके अलावा मैंने कोई और सोर्स फॉलो नहीं किया। बट उस बुक को मैंने आई डोंट नो आज तक पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दैट बुक इज कि कितनी भी बार पढ़ लें, एवरी टाइम यू रीड कुछ एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा विच यू विल फाइंड न्यू। इट्स सो एग्जॉस्टिव। हाउ मच इम्पोर्टेंट इज कि जो आर्टिकल्स, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आर्टिकल्स रटे डालो 1 to 100 या 1 to 150 आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए समथिंग, या बेयर कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना चाहिए, राइट? हाउ मच इज दैट इम्पोर्टेंट? आई हैड अ बेयर कॉन्स्टिट्यूशन विथ मी। कभी कभी मैं उसका रेफरेंस ले लेती थी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता था कि वो बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मीकांत में चीज़ों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। एंड एज फार एज आर्टिकल्स आर कंसर्न, बेसिक आर्टिकल्स याद होने चाहिए, बिकॉज उतना जैसे अगर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर तो एग्जामिनर 368 एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बिना द आंसर लुक्स इनकम्प्लीट। बट ऐसे हर आर्टिकल की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, बिकॉज वो जब हम आंसर्स में लिखते हैं तो विद आर्टिकल एक अच्छा इंप्रेशन देता है। बट ऐसा हर आर्टिकल का तो बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एंड व्हाट अबाउट सर इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में कैसे है? आपका तो शायद बैकग्राउंड ही इकोनॉमी है, तो यस। तो इंडियन इकोनॉमी तो हमने पढ़ रखा था काफ़ी। तो जो बेसिक्स प्रॉब्लम आती है ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के बच्चों को या साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को फॉर दैट मैटर, वो हमें नहीं आती थी। वी वेरी यूज टू कॉन्सेप्ट लाइक मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिक्स हमने फिर भी रिवाइज करना था, तो एनसीईआरटीज़ से अगेन रिवाइज किया, कुछ और भी स्टैंडर्ड बुक्स है मार्केट में उनसे रिवाइज किया। एंड इकोनॉमिक्स इज मोर ऑफ करंट अफेयर्स बेस्ड, यू नीड टू लिंक योर बेसिक्स विद द करंट अफेयर्स। सो वो जो इंटरलिंकेज है वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं दैट आर नॉट डायरेक्ट। Pick up the past 5 years economics paper, you won't find any direct question. Even in the prelims, you will find very analytical questions these days. So basic understanding is very important. Along with that, linkage with current affairs is very important. So newspaper से हो चाहे monthly current affairs magazine उठा लिया आपने, तो उससे लिंक करके पढ़ना बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके। ओके, सो जो है आप दोनों का व्यू ये एनसीईआरटीज़ के ऊपर क्या है? मतलब एनसीईआरटीज़ माना जाता है स्पेशली जो कॉमर्शियल वर्ड या कोचिंग वर्ड में जो फेमस है कि एनसीईआरटीज़ आर सैक्रोसैंक्ट, सारी 6 to 12 पढ़नी है। आप लोगों ने भी कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं। इज इट रियली नेसेसरी कि 6 to 12 सारी एनसीईआरटीज़ हमें पढ़नी होंगी? मैम आप तो क्या? नहीं, 6 to 12 सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। जैसे कुछ एनसीईआरटी, जैसे ज्योग्राफी की हर्ष ने बोला कि 11th-12th पढ़ लो। मैंने 11th-12th तो पढ़ी, मैंने भी 6 to 10 की स्किम करी थी और उसमें से कुछ नोट्स बना लिए थे ताकि बार बार उन बुक्स को रेफर ना करना पड़े। बट 11th-12th की बार बार रेफर करते थे। सो सम एनसीईआरटीज आर वेरी गुड इन दैट वे। बट बाकी एनसीईआरटीज एक तो डिपेंड करता है कि मेरा सब्जेक्ट में पकड़ कितनी। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को तो एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट मैंने थोड़ी सी पढ़ ली बिकॉज मेरा साइंस बैकग्राउंड क्लास 10th के बाद खत्म हो गया था। सो मैंने बहुत थोड़ा सा स्किम करके पढ़ लिया था। सो इट डिपेंड्स ऑन हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है, हमारी कितनी ज़रूरत है और हमारा उस इंटरेस्ट में उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है। तो उन 2 बातों पर निर्भर करता है। बट फ्यू एनसीईआरटीज आर वेरी गुड लाइक ज्योग्राफी। या सो आई विल टेल यू, ज्योग्राफी की 11th-12th की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की क्लास 12th के एनसीईआरटी वेरी गुड। इवन दी क्लास 11th एंशिएंट हिस्ट्री एनसीईआरटी इज वेरी गुड। मतलब मुझे नहीं लगा कि मुझे उसके अलावा कुछ पढ़ना पड़ा हो, बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। एंशिएंट इंडिया के तो हमेशा हुए बेस्ड ऑन दैट एनसीईआरटी। एंड कल्चर की एक क्लास 11th की एनसीईआरटी है, वो अच्छी है। अदर देन दैट, अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो इकोनॉमी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं थी उतनी क्योंकि हमारा अच्छा बैकग्राउंड था। बट हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी जा सकती है। एंड इन्वायरमेंट की भी एक अगर कोई एनसीईआरटी हो तो पढ़ लो। बट कुछ लोग जैसे सोशियोलॉजी भी पढ़ लेते हैं। ऑल दैट आई थिंक अगर आपका अनलेस यू हैव दैट ऑप्शनल, आई डोंट थिंक वो सब उतनी कोई ज़रूरत है। फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल साइंस की भी पढ़ने की मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। कमिंग बैक टू मेंस में जैसे कि एथिक्स जो है स्कोरिंग भी है और एक इंडिविजुअल पूरा सब्जेक्ट है। हाउ मच टाइम यू गाइस डिवोटेड और जो है ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी रही एथिक्स में? हर्ष आपसे जो है सुनना चाहेंगे। तो एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एट अ स्ट्रेच प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगा के प्रिपरेशन कर सकते हैं, देन यू आर डन विद इट। बट एथिक्स इज समथिंग विच रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि हर हफ्ते आपने 3-4 घंटे निकाल लिए, कुछ पोर्शन पढ़ लिया, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए 5-7 महीने, so that the things and the concepts of ethics get embedded in your mind. Then only you can reproduce in actual answer writing. And ethics is also about picking a lot of examples from your own personal life, from the lives of great leaders,
फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड, तो जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, एंड दैट डजंट हैपन इन 1 or 2 डे, इट विल टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से एक बार में प्रिपेयर ना करके 5-7 महीने के अंतराल में अगर प्रिपेयर करें, कुछ कुछ घंटे हर हफ्ते में दें, तो आई थिंक दैट विल हेल्प इन एथिक्स प्रिपरेशन बेटर। गॉट इट। एक और जो है सुरभि, एक बात कहते हैं कि एथिक्स तो हमारे बारे में ही है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि तो हमें जो आता है वही लिखना है, वो पूछेगा हैप्पीनेस तो मेरे हिसाब से जो हैप्पीनेस है वो लिख देना है। हाउ मच इज दैट ट्रू? मतलब इसको ये थोड़ा सा मिथ ब्रेक करो आप कि हाँ ये इसके पीछे ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली अबाउट व्हाट यू थिंक, बट इट्स ऑल्सो अबाउट यू हैव टू सपोर्ट विद अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स एंड एवरीथिंग। So I'll tell you, when the ethics paper was introduced, I guess in 2013, उसके बाद के जो शुरू के 2 या 3 साल थे, तब तक ये अप्रोच काफ़ी वैलिड थी कि हमें जो लगता है हमने वो बताया इन अ वेरी सिंपल वे। बट जैसे जैसे कंपटीशन इंटेंस होता गया, सब्जेक्ट पुराना हो गया, मटेरियल आते गए, टीचर्स आते गए, मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती गई। सो उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फिर ये जो सिंपल अप्रोच थी वो कहीं पीछे छूट गई। और नो मैटर कि यस, भले एग्जामिनर का इंटेंट यही है कि आपके बारे में जानना है, बट बिकॉज देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व, तो सिर्फ वो प्लेन आंसर से फिर अब काम नहीं चलता। दैट इज सारी शुगर कोटिंग चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एंड इन दैट वे आई थिंक जो फिलोसोफर्स हैं उनके रेफरेंसेस दे के लिखना मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात होती है। मतलब किसी ने क्या कहा, फॉर एग्जांपल कोई भी फिलोसफर है, उन्होंने कैपिटलिज्म पे क्या कहा, तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है और वो अगर आपने सटली अगर कंक्लूजन में भी ऐड कर दिया, तो ऑल दैट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन। इवन इन केस स्टडीज आप अपनी बात तो लिख ही रहोगे, हाँ ये ऑप्शंस हैं, ये मेरिट्स डिमेरिट्स, एंड दिस आई विल चूज दिस ऑप्शन। बट कहीं अगर आप रेफरेंस दे पाते हो किसी फिलोसोफर का या उनकी कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ थ्योरी जो उन्होंने दी है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। एंड इवन एग्जाम्पल्स, जैसा हर्ष ने बोला, तो वो तो हम कलेक्ट करते थे। मतलब जैसे जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे तो उसी में से कलेक्ट कर लेते थे कुछ, अगर ऐसा एग्जाम्पल हमें दिख रहा है काइंडनेस का, कंपैशन का, किसी भी चीज़ का, प्लस अपनी लाइफ से भी। वो भी मतलब अब नाउ अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स ही पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं ताकि एग्जाम में सोचने का टाइम ना वेस्ट हो। सो अब वो प्लेन राइटिंग कि मैंने जो सोचा वही लिख दिया, दैट मे हैव वर्कड इन द इनिशियल ईयर्स, बट दैट विल नॉट वर्क नाउ। ऐसे कहते हैं कि essay is not the test of your knowledge or general studies, but how coherent you think, right? वो thought कितना coherent है और वो आप structure करके कह पा रहे हो नहीं। आपने कैसे ट्रैक किया, मतलब कैसे क्रैक किया एक्चुअली जो है essay writing? सी ऐसे राइटिंग बहुत ही एक ट्रिकी पेपर है। मतलब वॉट एवर यू राइट दैट शुड एक्चुअली बी कोहेरेंट विद द आइडियाज ऑफ द एग्जामिनर, बट दैट यू विल नॉट नो अनलेस द मार्क्स कम्स। सो द आइडिया इज टू मेक अ एसे विच इज स्ट्रक्चर्ड। जैसे कि आपने पिछले साल के टॉपर से कॉपीज उठाए होंगे, सैम्पल कॉपीज जो कि वेरियस वेबसाइट्स में अवेलेबल होते हैं। सो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा दैट हाउ डू टॉपर्स स्टार्ट देयर आंसर राइटिंग इन एसे, कि ये पहले स्टोरी से शुरू किया या पहले एक एग्जाम्पल दिया, एनेक्डोट दिया, या कोई फैक्ट से शुरुआत की, फिर पहले उसने एक थीसिस स्टेटमेंट लिखा दैट व्हाट दे आर गोइंग टू डिस्कस, देन दे विल डेवलप देयर आर्गुमेंट्स ऑन वेरियस डायमेंशंस सच एज इकोनॉमी, पॉलिटी, social aspect, and some also do the thing that they compare various areas like past, present, then future की बात करते हैं. So there are various ways of writing the essay. The idea is that you should write your original ideas. Original ideas is very much well appreciated by the examiner, and you should write something which should be current oriented. अगर कोई भी टॉपिक है, even if it is a quotation based topic, you should try to include the current affairs, whatever you have read throughout your GS. उसको एक सुगर कोट तरीके से या उस टॉपिक में थोड़ा चेंज करके अगर लिखते हैं आप, आई थिंक वो बेटर तरीका है ऐसे लिखने का. देयर इज नो पर्टिकुलर वन वे ऑफ राइटिंग एन ऐसे, बट यू शुड राइट मल्टीपल ऐसेज, प्रैक्टिस मल्टीपल ऐसेज सो दैट यू नो योर कंफर्ट एरिया. आपको भी पता चलना चाहिए कि आप किस तरह के ऐसे अच्छा लिख पाते हैं. Got it. So what is your strength in mains examination? Because शायद आपका forte जो है वो mains examination है. तो what is your strength in mains examination जो है? What really worked for you? आप first attempt में जो है आपने crack किया, आप select हुए, right? तो वो formula क्या है? The main formula is to attempt 20 questions in all the papers. Okay. That is one thing. Second is that we also come across few questions जो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है. बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन फैक्ट कि वो नया क्वेश्चन सबके लिए नया है. इफ़ यू हैव स्पेंट वन ईयर 1.5 year इन द पास्ट इन योर प्रिपरेशन टाइम, आई थिंक सब ने ही उतना टाइम दिया है. सो इफ समथिंग इज न्यू फॉर यू, इट्स न्यू फॉर एवरी वन. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. जितना भी आता है आपको, जितना भी आपने गेन किया है नॉलेज, कुछ भी एक बैकग्राउंड लिख दिया आपने, इंट्रोडक्शन लिख दिया, 2-4 पॉइंट लिख दिया. आइडिया इज नॉट टू लीव दैट क्वेश्चन, बिकॉज दीज 2 marks, 3 marks in 2-3 questions will accumulate to 10-15 marks in every paper, which will add up to 50-60 marks in totality.
So this will give you an edge. If you start leaving questions, 2-3 questions in every paper, I think you're out of the race at that point of time. तो एंड एज वी नो कि आपके ऑप्शनल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं, 326 मार्क्स आपने स्कोर किए। तो 326 मार्क्स ये फीट मतलब 300 के ऊपर स्कोर करना, वो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जैसे ऑप्शनल में, डू यू थिंक इट्स वेरी इजी या फिर ओवरऑल क्या हैक है उसके पीछे? It's not easy and it's not difficult. Firstly, as I said कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो कॉमर्स का ही रहा है हमेशा से. So paper 1 was very much clear to me. उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी होते हैं, थियोरेटिकल आंसर्स भी होते हैं. तो प्रैक्टिकल तो मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट क्वेश्चंस इन माय CA ड्यूरेशन एंड आल्सो when I came to this UPSC, I also started practicing a lot of questions on practical aspect. But theory जो questions होते हैं उसको भी क्रैक करना एक चैलेंज है बिकॉज जिस टाइप का 150 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होते हैं दैट इज नॉट वेरी इजी बिकॉज वी आर हैबिचुएटेड टू राइट लॉन्ग आंसर्स. तो 150 वर्ड्स में अब 3-4-5 डायमेंशंस कवर करने हैं, दैट टू कंपल्सरी शॉर्ट नोट जो शुरू में 5 आते हैं, 5-5-10. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. सो अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड फॉर दैट यू नीड टू इनरोल इन अ वेरी गुड कोचिंग अकेडमी विच विल गिव यू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो मैंने भी इसी तरह से एक आफ्टर माई प्रीलिम्स आई गॉट एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू वन कोचिंग अकेडमीज टेस्ट सीरीज एंड उसमें मैंने 8-10 मॉक्स लगाए थे. सो दैट वाज माई स्ट्रैटेजी फॉर पेपर 1. पेपर 2 इज इंटायरली थियोरेटिकल बेस्ड. सो आई थिंक सुरभि विल टेल बेटर बिकॉज शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन थ्योरी सब्जेक्ट. सो पेपर 2 की स्ट्रैटेजी सुरभि बताएगी. सो कॉमर्स का जो पेपर 2 है दैट कंस्टिट्यूट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन थियोरी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो थोड़ा बहुत MBA के सिलेबस से मैच करता है, नॉट विद द CA सिलेबस. तो वो हमारे लिए एकदम एंटायरली न्यू था. तो मैंने तो उसके लिए कोचिंग की हेल्प ली थी. आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन अ कोचिंग. उससे मुझे मटीरियल मिला, एक बेसिक आइडिया मिला, अंडरस्टैंडिंग मिली सब्जेक्ट्स की, कॉन्सेप्ट्स की. उसके बाद मैंने भी उसमें यही सोचना शुरू किया कि मैं अपने आंसर्स को कैसे मतलब स्टैंड आउट कर सकती हूँ अपने आंसर पेपर में. तो उसके लिए मैं ना रियल लाइफ एग्जांपल्स लेती थी. रियल लाइफ एज इन कंपनीज क्या करती हैं. फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन HR की बात हो रही है तो मैं ग्रीन HR के साथ मैं रियल लाइफ एग्जांपल रेडी रखती थी कि ये पर्टिकुलर कंपनी लेट्स से इन्फोसिस है, वो अपना 25-30% इलेक्ट्रिसिटी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेती है, या इस तरीके की और सारी चीज़ें हैं. तो मैं ये रियल लाइफ के जो कॉर्पोरेट के एग्जांपल्स हैं वो बहुत रेडी रखती थी, उनको बहुत यूज़ करती थी एग्जांपल्स में. इसके अलावा वहाँ भी जैसे एथिक्स में थिंकर्स होते हैं, यहाँ भी थिंकर्स होते थे, तो उनको भी मैं थोड़ा बहुत जो मैनेजमेंट गुरुज या थिंकर्स होते हैं उनको भी मैं यूज़ करने की कोशिश करती थी सो दैट द आंसर स्टैंड्स आउट बिकॉज अदरवाइज इट्स वन एंड द सेम थिंग. गॉट इट. तो कितने जो है मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे फॉर मेंस टेस्ट सीरीज, मतलब स्पेशली ऑप्शनल की अगर हम बात करें? मैंने भी ऑप्शनल में अराउंड 8 to 10. एंड कितने मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे मेंस के लिए, GS पेपर्स? GS के लिए मैंने अराउंड 14-15 मॉक टेस्ट, मतलब पर पेपर 2 to 3 हम मान सकते हैं कि GS1 3 बार और जो है राइट. हाँ, 4 टाइम्स में भी मैक्सिमम. एंड हाउ मेनी essays did you both write? I wrote in the initial attempts. I wrote quite a lot of essays. Eventually फिर थोड़ा सा वो डिक्रीज हो गया, बट इनिशियली तो मैं आराम से मतलब अगर 10 essays का टेस्ट लेती हूँ मतलब 20 essays हो गए. तो उतने तो मैंने लगाए ही थे. 20 essays लिखे आप? हाँ, इनिशियली तो लिखे थे. आपने भी 20 essays लिखे होंगे? मैंने जो ऑफिशियल सेटअप होता है, जो क्लासरूम सेटअप कोचिंग में, उसमें मैंने 6x2 12 essays लिखे होंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट घर पे भी लिखते थे. जैसे ऐसे आपने लिख लिया एक टॉपिक उठा के, अपने फ्रेंड्स को दिखा लिया, अपने फैमिली मेम्बर जो भी उस बैकग्राउंड से ना भी हो, बट ऐसे इज समथिंग विच एवरीवन कैन रीड एंड पीपल कैन गिव द फीडबैक कि उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा. सो आई ऑल्सो यूज्ड टू शो इट टू माय फ्रेंड्स फैमिलीज. So that also works. What is the role of family in the UPSC preparation and friends as well? Family does play a great role because once I cleared my CA course and I got placed into a very good company with a very good amount of package. So at that point of time, I had to decide whether I want to take that job or I want to plunge into UPSC preparation. So at that point of time, my father told, whatever you like, you can do. So that support, that even few words of father or mother, that support is very much needed, because otherwise you will think that you are not doing good to your family, you are not doing good to yourself, you are living some good amount of package and moving into a journey which is very uncertain. Right. So that support I think is very much needed from your family, maybe it father, mother or sister, I think. So I think I was blessed and blessed enough to got that support. And what was the case in your family?
Same I would say. Even I was very blessed to have a family जहाँ मुझे हर तरह का support मिला. मतलब when I left my job मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा कि how will I sustain myself. So financially मुझे पूरा support था, कभी सोचना नहीं पड़ा. बहुत ही pampered child थे मेरे ख्याल से. Kind of. और even otherwise मतलब emotionally भी काफ़ी support था. कभी कभी मतलब उनको मेरी मैरिज की चिंता होती थी कि अब टाइम हो गया है, तो उसके लिए कभी कभी, बट अगर मैं एक बार समझा देती थी कि नहीं ठीक है, दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, और इसको तो आफ्टर दैट लाइक आई थिंक आफ्टर वंस दे नेवर सेड, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, इफ शी इज सेइंग तो शी विल आइदर डू इट और शी विल हरसेल्फ लीव इट. ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं भी मतलब काफ़ी लकी रही इस मामले में कि काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला मुझे. एंड फाइनली कमिंग टू इंटरव्यू वाला पार्ट जो है, हाउ इज दैट प्रिपरेशन? मतलब उसमें कि जैसे हम हैं वही जाके प्रेजेंट करना है, या उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, अपने आप को ग्रूम करना पड़ता है? व्हाट वाज इन योर केस? In my case, since my UPSC preparation in the beginning was for a very short tenure, मैंने प्रीलिम से पहले 10 महीने प्रिपेयर किए, उसके बाद फिर 3-4 महीने का मेंस का प्रिपेयर किया. सो इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो मेरा हुआ वो स्टार्ट इवन ओनली आफ्टर द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड फॉर द मेंस, इट स्टार्टेड. देन अगेन आई मूव बैक टू दिल्ली, स्टार्टेड गिविंग द मॉक्स एंड ऑल, स्टार्टेड अटेंडिंग वेरियस पर्सनालिटी ग्रूमिंग सेशंस एंड ऑल. But in my opinion, that is not the right way. Okay. Your personality grooming or your preparation for the interview should start from the day you think that you are going to appear in this examination. Because personality is something which does not changes in the span of 3-4 months. It usually takes a lot of time. So that thing you should be very conscious while you're preparing, while you're talking to someone, while you are reading something. That perspective should be there, that you can be asked this question in the UPSC interview. So I think this is an ongoing process which takes a lot amount of time. एंड सर भी आपके केस में कैसा रहा? मेरे केस में इंटरव्यू वाज समथिंग विच आई थॉट आई कुड फॉल बैक अपॉन, और वो मेरे केस में ट्रू भी था. सो मेरे को कॉन्फिडेंस था अपने इंटरव्यू के स्किल्स को लेके और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन को लेके. तो आफ्टर आई क्लियर मेंस मैं वापस दिल्ली आ गई और मैंने 2 महीने वापस यहाँ रह के प्रिपरेशन करी. प्रिपरेशन मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन ही थी, ऐसे कुछ कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, बट मॉक्स दिए बहुत सारे. मेरे केस में बहुत सारे मॉक्स देना बेनिफिशियल था, तो आई थिंक मैंने कुछ 10-11 मॉक्स दिए थे अपने रियल इंटरव्यू से पहले. एंड द लास्ट मॉक वाज 1 डे बिफोर द रियल इंटरव्यू, बट दैट डिड वर्क फॉर मी. मुझे जो भी फीडबैक मिलता था आई यूज्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, एंड मोस्टली इट वाज गुड. मतलब सो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मेरी प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस को लेके इशू नहीं होगा. इफ एट ऑल आई मे फंबल इन अ क्वेश्चन विच आई डोंट नो, बट उसके लिए भी वी वर प्रिपेयर्ड. वही मॉक प्रिपरेशन में उस तरह की ग्रूमिंग मिल जाती है. इफ यू डोंट नो देन हाउ टू हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर. सो इन अ वे इसी तरीके से मैंने प्रिपेयर किया मॉक्स में. लेकिन जो फीडबैक मिलते हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए, बट अगेन विद अ कॉशन, नॉट एवरी फीडबैक ऑल्सो. कभी कभी यू हैव दैट थिंग कि ठीक है ये ऐसा कह रहे हैं बट आई एम कंफर्टेबल अदरवाइज, तो उसमें फिर हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. बट अदरवाइज टेक द मॉक सीरियसली, एंड वो जो फीडबैक देते हैं ग्रूम योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इट शुड बी दैट. हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? क्या पूछा गया ओवरऑल? पैनल कैसा था? कुछ डर लगा उसमें जाके, या कैसा रहा एक्सपीरियंस? So my interview fall somewhere in the middle of the total schedule of UPSC interview, and it was a forenoon session. So I stepped in. I was the first one to called up by the board. So मुझे टाइम ही नहीं मिला समझने का, और बात कोई बाहर आता है तो बताता है ये पूछ रहे हैं. बाकी लोगों से बात करने का मौका ही नहीं मिला, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह का बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है. So I was allotted one board, and I just stood outside for 1 or 2 minutes, and then I was called inside. So बिल्कुल अलग ही intimidating environment होता है in the beginning, but as you sit down, as they gradually ask you about yourself and all, I think you start becoming comfortable. And unlike the perception, I think the members are very much cordial in most of the cases. I don't know about the extreme cases, but in my case, the members were very cordial. There were 5 members, including the chairperson. Questions were ranging from my background, from the current affairs, from my hobbies, and from whatever is happening in and around the world. So there was nothing surprise to me. ये क्यों पूछ लिया, ये कैसे पूछ लिया? Everything was on expected lines, and it went for a good half an hour, 35 minutes. And after that, I had a sigh of relief once I came out of UPSC hall. Any question like कि जो थोड़ा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि ये पूछा था मुझसे? It's been a matter of 4-5 years now, so exact question तो याद नहीं, but I was asked a lot of questions on West Bengal. That is my home state. Okay. So that was interesting conversation between me and the chairman, sir. Got it. And this will be आपके केस में? So मेरा इंटरव्यू was right on the second day, और it was the afternoon session, and I was the last candidate to go in. तो मैं बिल्कुल सुबह मतलब दोपहर से बैठी वेट कर रही थी. पीपल आर गोइंग इन, कमिंग आउट, गोइंग इन, कमिंग आउट, सम हैप्पी, सम सैड, सम वरिड.
सो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस एंड द मोर टाइम यू गेट द मोर एंग्जाइटी डेवलप्स कि मतलब अब ये फर्स्ट कैंडिडेट या सेकंड एंड आई वाज द सिक्स्थ कैंडिडेट द लास्ट टू गो. तब तक क्वेश्चन भी टफ हो जाते होंगे लास्ट तक आते आते. डोंट नो बिकॉज आपको मौका नहीं मिलता उनसे बात करने का. द वन हु कम्स आउट यू आर नॉट अलाउड टू टॉक. तो पता नहीं चल रहा था बट एंग्जाइटी डेवलप हो रही थी एंड इट वाज द वेरी सेकेंड डे. सो तो फिर जब मैं गई तो मुझे भी एक बहुत ही अच्छा पैनल अलॉट हुआ था और सर जो चेयरपर्सन थे ही अलॉन्ग विद ऑल द अदर मेंबर्स दे वर वेरी कॉर्डियल. काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने. और जो मेरे क्वेश्चंस थे वर क्वाइट अ लॉट फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड, जीएसटी रिलेटेड. उस समय कुछ फ्रॉड्स हो रहे थे, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, उससे रिलेटेड, रोल ऑफ सीए इन दैट. और मेरी हॉबीज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे. और इसके अलावा चूंकि मेरी सेकंड चॉइस आईएफएस रखी थी, इंडियन फॉरेन सर्विस, उस समय तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे. इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे रिलेशंस विद बांग्लादेश, विद नेपाल. तो इस तरह के मतलब मोस्टली इन लाइंस पे था मेरा इंटरव्यू. जब आपका जो सिलेक्शन हो गया, वो लिस्ट में नाम आ गया, व्हाट वाज द फर्स्ट फीलिंग व्हिच केम टू यू? सो द डे व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, ये पता चल गया था कि रिजल्ट आज आने वाला है, बट शाम को 6 बज गए थे, तब तक रिजल्ट आया नहीं था. सो आई वाज ऑन द एंग्जाइटी बहुत हो रही थी. एंग्जाइटी के चलते हम स्टार्ट कर लिया, वॉक कर रहे थे काफ़ी. और फिर जब रिजल्ट्स आया तो वो मैसेजेस आने लग जाते हैं फ्रेंड्स के, फैमिली के, बिकॉज बहुत लोग आपके रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं. वो पीडीएफ आपको देखने का मौका नहीं मिलता. वो पहले मिलता होगा जब वो व्हेन इट वाज नॉट द टाइम ऑफ व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग. सो मैसेजेस आने लग गए एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेज ऑन कांग्रेचुलेशन हर. सो मुझे पता चल गया था कि सिलेक्शन हो गया है. तो फिर किसी ने रैंक भी लिख दिया तो मुझे वो भी मौका नहीं मिला. बट अपनी तसल्ली के लिए वो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया और फिर से रैंक और रोल नंबर मैच किया. Because there are times when the name is same, even the surname is same. So वो confusion भी नहीं होना चाहिए. So you should very carefully bring out your admit card and see कि आपका नाम ही है कि नहीं. So again, once I confirmed that to my family, everyone started celebrating. इतने सारे calls, messages आते हैं. अगर आने वाले जो 1-2 हफ्ते होते हैं उसमें बहुत सारे interviews होते हैं आपके, local media आ जाती है. So that euphoria is something which we all enjoy. And ये कब पता चला कि रेलवे एलोकेट हो रहा है आपको? वो 1-2 महीने तकरीबन बाद वो ऑफिशियल लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ एलोकेशन. उसमें भी 4-5 रिवीजन होते हैं. इफ यू हैव समवन इन द टॉप 100-200 हु इज नॉट टेकिंग द सर्विस, सो आपका अपग्रेड होने के चांसेस रहते हैं. सो 4-5 रिवीजन होती है, बट आई थिंक आई गॉट IRPS इन माय फर्स्ट एलोकेशन एंड दैट रिमेन थ्रू आउट. ओके. एंड आपके रिलेटिव्स काफी खुश हो गए होंगे, कोई है जो अब रेलवे में है? Yes, of course they are happy and because I am in such a position that I can help them out in times of crisis and in times of need. I think that is also one kind of blessing in civil service, in public service, that you can actually help out people who are around you, people who have been with you from your childhood. So that is also a good feeling. And what was the case in your जो है result? सो जब मेरे रिजल्ट्स आए मैं भी घर पे थी, अपने पेरेंट्स के साथ थी और एक आइडिया लग गया था कि शायद रिजल्ट्स आज आ सकते हैं. सो एंग्जाइटी थी एज ही सेड. और जैसे ही रिजल्ट आया मतलब मैं तो फ़ोन लेके ही बैठी थी. सो एज सून एज द रिजल्ट्स केम आउट मैंने देखा कि मेरा नाम था लिस्ट में, कंफर्म किया, रिकन्फर्म किया. एंड देन मेरी मदर मेरे साथ थी उस समय तो उनको बताया. एंड देन वही कंग्रेचुलेटरी कॉल्स, मैसेजेस. मेरा भाई पढ़ता था उस समय MNIT इलाहाबाद में, ही वाज डूइंग हिज कंप्यूटर इंजीनियरिंग. उसको कॉल किया, फादर को. मतलब फिर तो वही शुरू हो गया. एंड आई लिव इन अ कॉलोनी, मतलब मैं शादी से पहले जहाँ रहती थी वाराणसी, वो इट्स अ कॉलोनी सेटअप एंड इट्स अ वेरी क्लोज्ड कॉलोनी इन द सेंस कि लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं. सो हाफ ऑफ माई कॉलोनी मतलब वो लोग आए कंग्रेचुलेट करने. दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हाँ समबडी फ्रॉम हियर हैज़ डन दैट. तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि वो जो सेलिब्रेशन और वो जो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस नॉट ओनली इन मी और माई इमीडिएट फैमिली बट इवन द एक्सटेंडेड फैमिली एंड फ्रेंड्स. तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग थी. सो दैट इज स्टिल देयर. सो अभी प्रीलिम्स आने वाला है बहुत जल्द, तो प्रीलिम्स के बारे में मैं एक चीज़ लास्ट आपसे जानना चाहूँगा कि कितने मॉक पेपर आपने प्रीलिम्स के लिए दिए थे जो आप मानते हो कि हाँ इतना तो अच्छा होता है, इतना नंबर तो दे देना चाहिए, सो दैट यू गेट इनफ एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस एंड ऑल. तो व्हाट वाज दैट नंबर इन योर केस? अगेन इनिशियल अटेम्प्ट्स में तो मैं 70-80 मार्क्स तक भी दे देती थी. यस, आई लाइक गिविंग इट. मतलब उससे मुझे एक समझ, कभी अच्छे मार्क्स नहीं भी आते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि बहुत गंदे मार्क्स आ गए, बट अगेन वो लर्निंग थी और कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको कंटेंट मिलता रहता है. बिकॉज ऑब्वियसली कोचिंग पीपल ऑल्सो दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड देन मेक देयर पेपर. So that is also one good way of studying also. And you were analyzing those papers as right, very well. Analysis is बहुत बहुत important है. मतलब ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ जूनियर्स हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, वो बात करते हैं तो दे आस्क मी कि अब मैम कैसे आपने पढ़ा, मैं उनको बताती हूँ. बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोगों को एनालाइज नहीं करने आता.
अपने प्रीलिम्स के पेपर को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी से पता होना चाहिए कि आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितना हो सकता है एग्जाम में, एंड जिन क्वेश्चन में आप गेस कर रहे हो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद, उसमें आपका स्ट्राइक रेट क्या है ये भी पता होना चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंगली एग्जाम में हम रिस्क ले सकें। बिकॉज बहुत बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ कुछ क्वेश्चन कम गलत करके भी आपका सिलेक्शन हो सकता था। तो वो चीज़ अगर आपको पता होगी, और अगर जितने हम मॉक्स देंगे और जितना अच्छे से एनालाइज करेंगे, उतना हमको ये चीज़ पता चल जाएगी कि दिस इज माई टॉलरेंस लेवल फॉर रिस्क एंड दिस इज माई टॉलरेंस लेवल कि मैं कितना गेस करता हूँ तो क्या स्ट्राइक रेट मेरा आता है। सो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी जैसे 2021 में जो कट ऑफ था दैट वाज 87.5 समवेयर, राइट? तो इसका मतलब बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब कि हमें 45 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सही करना है। डू यू थिंक कि हाँ ये सुसाइडल है, मतलब इस तरह नहीं सोचना चाहिए? यू शुड ट्राई कि हाँ आप जितना भी अच्छा कर सकते हो, जितना स्कोर कर सकते हो, दैट शुड बी योर जो है थिंकिंग अबाउट द पेपर। व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? एब्सोल्युटली, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि अगर लास्ट ईयर 87 था तो इस साल भी 87 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इट मे गो टू 107, वी डोंट नो, दैट इज वन। एंड सेकेंड थिंग इज 45 श्योर, अगर मैं 45 करके आती हूँ, आई कैन नेवर बी श्योर कि वो 45 में 40 भी सही होंगे कि नहीं। सो दैट इज नॉट द राइट वे एट ऑल। आपका एक नंबर होना चाहिए। फ्यू पीपल प्रेफर कि वो 100 क्वेश्चन करके आएंगे। आई वॉज नॉट दैट पर्सन। मैंने कभी भी ये टारगेट नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था फिर आई मेड एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ रॉन्ग आंसर्स, तो वो सही नहीं होगा। सो मेरा जो नंबर था 85 के आसपास रिवॉल्व करता था, +-2, बट दैट वाज माय नंबर। अगेन ये नंबर भी मुझे मॉक्स करके पता चला। 85 के आसपास मेरे लिए 85 वाज द नंबर, +-2, यस ये मेरा था। बट अगेन ये मैंने डिस्कवर किया मॉक्स करके। सो दिस ऑल्सो यू नीड टू मॉक्स करके थोड़ा आपको डिस्कवर हो जाता है कि मेरे लिए 90+ करना अच्छा है, कि 75 करना अच्छा है, कि 80 करना अच्छा है। एक हल्का फुल्का आइडिया आ जाता है। एंड आई एम श्योर हर्ष आपकी काफी कॉन्ट्रास्टिंग थ्योरी होगी। सो जो है व्हाट इज योर अप्रोच फॉर प्रीलिम्स? कितने मॉक आपके हिसाब से आपने दिए और देने चाहिए? जी, not 70-80 as Surbhi said, but in my case I appeared for 40 to 50 mocks. वो मैं घर पे ही लाके सॉल्व करता था। I just bought 2 coaching academies mock test papers, sample mock papers, and उसको मैं घर पे करता था। The best part is that कि आपने जितना भी पढ़ा है बेसिक्स, बीट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, वो आपका टेस्ट हो जाता है उन मॉक्स में। इसका ये मतलब नहीं कि वो क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिकॉज एक्चुअली जो यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी गिव एज अ मॉक। सो उससे ये होता है कि आपका जो बेसिक्स होते हैं वो टेस्ट हो जाते हैं। सो दैट इज वन वेरी गुड थिंग। एंड वन थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज दैट एनालिसिस ऑफ पास्ट पेपर। जो यूपीएससी के पास्ट 5 साल के पेपर है उसका ट्रेंड आपको देखना चाहिए, उसके जो ऑप्शन है उसका भी एनालिसिस करना चाहिए। सो सपोज देयर आर 4 ऑप्शंस ऑफ नेशनल पार्क, one may be correct but the 3 other options is also important because उनके हिसाब से क्वेश्चन बनाया जा सकता है in the coming future years. So बहुत important है उसका एनालिसिस करना। आई थिंक उनसे क्वेश्चन आते भी हैं। If somebody do a careful analysis of these papers, I think they will get to know कि कितने important है ये papers. Got it. Okay. So then coming back to your officer journey, right? So जो है how's household, मतलब घर में आप दोनों ऑफिसर टाइप बिहेव करते हो, जीएस का डिस्कशन होता है, या घर में यू बिकम लाइक हस्बैंड वाइफ और डिस्कशन कुछ और है? So we don't discuss Russia Ukraine at the home. Newspaper आता है घर पे आज भी, so we just scream through the newspaper in the morning so that we get attached or get updated with the current affairs, which is very important even as a normal person. But in the officer's life, it is more so important because you get to interact with a lot of people who are willing to discuss all these things. So that is one important thing. Otherwise, so as a normal couple, जो भी fights होती हैं, जो भी sharing होती है household works की, वो हमारे साथ भी होती है। हाँ, तो do you get to say anything into it, या जो है it's like normal husbands? Normally, everything is normal. You're officer in the office, not at the home. So that is one thing which we also as a couple enjoy. And since both of us work for Ministry of Railways, so जो हमारी जो बातें होती है वो बहुत सारी work related भी होती है। We guide each other and we take the help of each other कि इस situation में क्या करना चाहिए, इस case में क्या करना चाहिए। So otherwise also we get a lot of benefit from each other in the professional aspect also. Okay. And जो है initially when you both saw each other in the training वाला part, right? So how you came to this conclusion कि हाँ, who proposed first, by the way? So we both proposed each other at the same time, and let it be like this. So obviously when we met for the first time in the training academy, so since our background was very common, and that was the initial striking point of our conversation, that you're also a chartered accountant, I'm also a chartered accountant, so how was your journey? So that was one good starting point for us.
Then one of our professor gave us a PPT to make. So वो एक group activity दिया था. Me, Survi, along with 2-3 other people who were from the commerce background were given a assignment. So that also brought us closer. And I think the journey started from there, and it actually materialized. And we are happily married for past 2 years. Harshi, after you got selected, right? तो you must have observed या थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया होगा, सोचा होगा कि वो जो हर्ष था, जो तैयारी से पहले हर्ष था, और इस पूरे प्रोसेस से निकलने के बाद आज जो हर्ष है, ऑफिसर हर्ष जो है, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस आई विल से कि बहुत डिफरेंस है. पहले आई वाज काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन. आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट, बट आई लाइक टू जेल अप विद अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज जो मेरा वर्क प्रोफाइल है दैट इज लाइक मीटिंग पीपल एवरी टाइम. आई एम इनटू पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, सो इतने लोग आते दिन भर में, स्टाफ कम विद देयर ग्रीवेंसेस, अ लॉट ऑफ यूनियन पीपल कम टू मीट अस. सो आई थिंक डेली बेसिस पे वी मीट अक्रॉस 50-60 न्यू पीपल. सो आई लाइक टू इंटरेक्ट विद देम, आई लाइक टू लर्न फ्रॉम देम. उनके जो हम्बल बैकग्राउंड है, कुछ रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं. सो आई लाइक टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल नाउ. एंड अर्लियर जो भी डिसीजंस होते थे हमारे हेस्ट में होते थे. दैट वाज मोर ऑन इमोशनल एस्पेक्ट. बट नाउ सिंस आई एम एन ऑफिसर, आई कैन सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. जो भी मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, आई कैन फोरसी दैट, आई कैन कैलकुलेट दैट, एंड आई थिंक जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ दैट इज मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकल बेस्ड एंड नॉट ऑन इमोशनल ओनली. सो दैट इज अ ह्यूज डिफरेंस दैट आई सी. एंड वन मोर थिंग इज दैट अर्लियर जो स्टेज में जो प्रेजेंस होता है हमारा, बिकॉज जो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है कॉलेज में या स्कूल में, सो वो जो स्टेज प्रेजेंस होता है वो ज़्यादा नहीं होता है. बट अब जो मेरा प्रोफाइल है दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कंडक्टिंग ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल बोथ. So I think जो stage presence है, I think I have improved a lot on that count, and I like to come on the stage, speak to people, host the programs and all. So that is, I think, one big change. And what is the case in your जो है प्रोफाइल? जो तैयारी से पहले वाली सुरभि थी उसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी थी और एक थोड़ा इम्पेशेंस था चीज़ों को लेकर, मतलब मुझे पेशेंस की थोड़ी कमी थी. बट अब नाउ दैट आई हैव कम एट अ पॉइंट वेयर देयर इज मच मोर मैच्योरिटी, मच मोर पेशेंस, मच मोर ग्रैटिट्यूड और much more confidence also towards a lot of things, मतलब towards professional life, towards personal life, दोनों में ही. So ये मतलब ये एग्ज़ाम का जो फेज़ है, आई थिंक मतलब सिलेक्शन हो चाहे ना हो, ये जर्नी इतनी ग्रूसम है कि आपको काफ़ी कुछ सिखा देती है एंड काफ़ी मैच्योर बना देती है, काफ़ी नॉलेजेबल बना देती है. एंड आफ्टर सिलेक्शन तो यू गेट टू यूज़ दैट नॉलेज, यू गेट टू यूज़ दैट मैच्योरिटी. सो देयर आई फील कि एज अ पर्सन आई हैव इवॉल्व्ड अ लॉट विथ मैच्योरिटी एंड विथ मोर पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड. And how is the experience working for Eastern Railways? मतलब ऐसा कुछ recently कुछ ऐसा हुआ हो which is like great, आपको भी बहुत exciting लगा हो कि यार ये तो super ही हो गया. Yeah. So I think Eastern Railways is one very dynamic zone of Indian Railways, because जो staff strength है वो अपने आप में 1 लाख से ऊपर है. And we have 4 divisions, 3 workshop, 1 zonal headquarter at Calcutta. So बहुत बड़ा setup है and काफ़ी सीनियर ऑफिसर से इंटरेक्शन का मौका मिलता है. एंड वेरी रिसेंटली द ईस्टर्न रेलवेज हैज़ बीन द प्राउड ओनर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस, विच इज़ करेंटली रनिंग फ्रॉम हावड़ा टू न्यू जलपाईगुड़ी. एंड दैट इवेंट वॉज अ वेरी बिग इवेंट अटेंडेड बाई मेनी डिग्निटरीज. लकीली CM of West Bengal also attended that event. PM was also supposed to come, but in the last moment he attended that event virtually. So काफ़ी कुछ हैपनिंग होता है वहाँ पर. बहुत बड़ा स्टेशन है, काफ़ी टर्न आउट होता है, फ्रेट का मूवमेंट एंड पैसेंजर का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस इन द बिगिनिंग ऑफ आवर करियर दैट वी आर गेटिंग टू वर्क, वी आर गेटिंग देन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन सच अ डिविजन which has lot of amount of work and exposure. So I think that will help us obviously in future assignments, and I think we are very happy working in Eastern Railways currently. Okay. And recently एक बड़ा चेंज आ रहा है IRMS में, आप उस पर थोड़ा बच्चों को बताएंगे कि हाँ क्या होने वाला है? जी बिल्कुल. पहले जो इंडियन रेलवेज के ऑफिसर्स आते थे, दे केम फ्रॉम 2 सोर्सेज. वन इज सिविल सर्विसेज, जस्ट लाइक मी एंड सूबी. सो उसमें IRPS, IRAS, IRTF एंड RPF 4 कैडर होते थे. एंड 5 कैडर ऑफिसर्स केम फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एटसेट्रा एटसेट्रा. बट करेंटली गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि ऑल द ऑफिसर्स विल कम फ्रॉम वन सिंगल एग्जामिनेशन एंड नॉट फ्रॉम सिविल सर्विस और नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस. So that examination is known as Indian Railway Management Service Examination. So उसमें एक अच्छी बात है कि उसका जो common entry point है that is just similar to civil service. So जैसे कि सिविल सर्विस के लिए बाकी लोग प्रीलिम्स देते हैं, जिनको IRMS में आना है उनको भी वही प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ेगा. And after that, unlike civil service, they don't have the paper of GS 1, 2, 3, 4.
they will only have the optional paper, and optional will also be limited to only 5 papers, that is mechanical, civil, electrical, commerce and accountancy, and one more paper. So अगर आप इन 5 बैकग्राउंड के हैं या अगर आप ये 5 ऑप्शन लेते हैं तो ही आप वो दे पाएंगे मेंस एग्जामिनेशन, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे. So the examination has been cut short to these 2 optional papers and 2 elective subjects and 2 compulsory subjects like English, Hindi, and one regional paper in case of you're not opting for Hindi. So ये 4 पेपर को लेके you will get a merit list. Then again if you qualify that mains stage, you will have a interview of 100 marks. And ultimately since this year indent I saw that 150 odd seats are there. So 150 लोगों का चयन होगा, and I think they will work in various segments of Indian Railways in according to their profile and preference. So similar to forest services, it will have common prelims, but उसके बाद का जो examination process है वो different है. Got it. तो सुरभि जी, आप कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स को मैसेज देना चाहोगे टू मोटिवेट देम कि हाँ भाई बहुत मेहनत है, या जो भी आप बताना चाहो? जो एस्पिरेंट्स हैं जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको मैं बस एक बात कहना चाहूँगी, that once you clear the exam, the kind of life that is waiting for you, the kind of opportunities that are waiting for you, and the kind of satisfaction that is waiting for you is tremendous. मतलब अब मैं comfortably 2 साल की ट्रेनिंग और लगभग 2 साल की जॉब के बाद ये कह सकती हूँ that it's a very good life. और आपको डेली बेसिस पे कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलता है. लॉट ऑफ टाइम्स यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दैट यू कुड हेल्प समबडी और यू कुड डू समथिंग दैट इज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री एज अ होल. तो वो जो एक फीलिंग है वो बहुत अच्छी है. मैक्सिमम ऑफ अस हम उसी फीलिंग के लिए इस एग्जाम में को अपीयर करते हैं. सो नो मैटर व्हाट रैंक यू गेट, नो मैटर व्हाट सर्विस यू गेट, वंस यू आर ऑन दिस साइड आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारे मौके मिलेंगे खुद को और प्रूफ करने के लिए और एक कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने के लिए. So it's definitely worth it. It's a difficult exam, but I can very well say that it's worth it. Surabhi, what is the pros of getting married to a civil servant? बहुत सारे pros हैं. Most important thing is कि the person understands कि आपके क्या challenges हैं, and अगर कभी आपके कुछ family function है और आप छुट्टी ना ले पाओ so ये बहुत important है कि ये और in-laws फिर दोनों समझते हैं कि अच्छा because ये नहीं ले पा रही क्योंकि genuinely एक issue है. एंड काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने एक फेलो ऑफिसर से शादी करी. अगर मैं शायद किसी और से शादी करती तो शायद हो सकता है कभी कभार कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते. बट येस, आफ्टर गेटिंग मैरिड टू हर्ष आई थिंक दैट इज़ वन गुड थिंग कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे के चैलेंजेस को, एक दूसरे की मतलब क्या बोले एम्बिशंस को भी बहुत अच्छा समझते हैं. सो येस, इट्स ऑलवेज गुड गेटिंग मैरिड टू अ फेलो ऑफिसर. एंड व्हाट आर द प्रोस फॉर यू, हर्षी? I will be very practical about it. Since we two are working in different units of Eastern Railways, so I can also enjoy the parties which is being hosted by her division, and she can also enjoy the parties of my division. So what's that target जब आपने propose किया था? Obviously not, but since it has come in our way, we are enjoying these parties and enjoying these get-togethers. So yes, I would add to that कि मैं जितनी अपने यूनिट में पैम्पर्ड हूँ उतनी ही इनके भी डिवीजन में पैम्पर्ड हूँ. So yeah, that thing is always there. Harshi, what are the cons of getting married to a civil servant? Cons यही है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे ऑफिस का टाइमिंग ये नहीं ये है, because obviously she has her contacts in my office as well. So that is one good thing also कि उनको पता है मेरी टाइमिंग क्या है. I can never tell lie कि मेरा टाइम ये नहीं, मैं 1 घंटे लेट से आऊँगा ऑफिस. क्यों लेट से आएंगे? She can always get to know that. So that is one con, but I don't see it as a disadvantage. I can see it as one positive thing because she gets to know my routine as well. So what are the cons of getting married to a civil servant? कॉन्स तो मैं बोलूँगा ये है कि थोड़ी डाइवर्सिटी की कमी है. मतलब हम दोनों ही रेलवेज में हैं, सो आफ्टर वी कम बैक ऑल्सो हमारी डिस्कशंस थोड़ी उससे रिलेट करती हैं कि ऑफिस में ये हुआ, ये ऐसा हुआ, इसको ऐसे डील कर सकते हैं, वैसे डील कर सकते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. एंड बोथ ऑफ अस आर ऑब्वियसली इन द गवर्नमेंट सेटअप इन द सेम रेलवेज एंड ऑल. तो वो थोड़ा डाइवर्सिटी का कमी है. हैड वन ऑफ अस बीन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर तो एक कुछ अलग तरह का डिस्कशन या अलग तरह का एक लाइफ का भी हम एक्सपीरियंस कर सकते थे. But that is the only con that I see. मतलब not really something more. हाँ, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स आपस में शादी करते हैं? मतलब ये पावर कपल्स जो क्रिएट होते हैं, राइट, ये क्या है? मतलब पहले से टारगेट लेके आते हैं कि हाँ ट्रेनिंग में होना है. व्हाई? तो इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि whenever you go back in your training academy, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं they are officers only and they are from the same age group, same thinking. So जो compatibility होती है काफ़ी ज़्यादा होती है. And I think this is not something new in the government setup in the officers' life.
इट इज़ वेरी मच कॉमन इन द कॉर्पोरेट ऑल्सो। जो भी कॉर्पोरेट में लोग साथ काम करते हैं, बहुत लाइकलीहुड है कि वो साथ में वो शादी कर लें, या जो भी कॉलेज में होते हैं आसपास में फ्रेंड्स होते हैं उनसे शादी करने के बहुत वजह होते हैं। तो आई थिंक जो लोग शादी करते हैं ऑफिसर्स लाइफ में, आई थिंक दैट इज़ वेरी मच नेचुरल, बिकॉज उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यू स्पेंड 1.5 years 2 years अप्रॉक्सीमेटली विद देम, सो यू गेट टू नो अबाउट ईच अदर वेरी वेल, सो दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द रीज़न। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट हो रहा हो घर में, ऑन की न्यूज़पेपर में क्या आया, और फिर यूजुअली उन डिबेट्स में कौन जीतता है? जनरली इस तरह की डिबेट्स बहुत कम होती है हम दोनों के बीच में, बट whenever it starts, I think it continues for 1 or 2 minutes, and after that when I see that I am losing that point, I just give it up and say that I am out of this debate and just close this matter for now, let's have some food and all. I come across as the clear winner always. Obviously you are the winner, but I don't take part in such debate because office से आने के बाद you try to get something new, something fresh. Just being husband. Yeah, fulfilling my duty at home. So intellectual debate होनी भी चाहिए, कभी कभी होती है, but I refrain from all these things because एक नयापन होना चाहिए घर पे आके। So that was सुरभि जी and हर्ष जी with us, and I'm very sure कि ये जो हमारा डिस्कशन था ये आपको बहुत हेल्प करेगा with respect to your preparation in prelims, mains, interview. प्लस आपको सीखने को मिला ऐसे ऑफिसर से, और आपको ये समझने को मिला कि कल जो आप ऑफिसर बनेंगे आप कहाँ पे पहुँचेंगे और किस तरीके से आप भारत में कंट्रीब्यूशन देंगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देंगे, ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देंगे। तो इसी के साथ जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुरभि जी का वंस अगेन, राइट। थैंक्स अ लॉट हर्ष जी कि आप दोनों लोग हमारे पास आए और हमारे साथ ये डिस्कशन किया। थैंक यू। Thank you, sir.